हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एनी आईसीयू के बेड पर लेटी अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही थी और जस्टिन उसका हाथ पकड़कर रोए जा रहा था। तभी एनी उससे बोलती है, अब तुम्हें जाना चाहिए जस्टिन, बहुत देर हो गई है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? तुमने तो बहुत मान ली थी ना मेरी बात। जाते जाते भी लड़ोगे क्या मुझसे? कम से कम आज तो रहने देते। मैं लड़ रहा हूँ, रहने दो, मुझे तो बात ही नहीं करनी तुमसे। जस्टिन उठकर जाने लगता है तो एनी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। जस्टिन की आंखों में आंसू होते हैं और वो जल्दी से उन्हें पोंछकर एनी की तरफ देखता है और फिर उससे पूछता है, क्या हुआ? अभी तो जाने के लिए कह रही थी। मैंने जाने के लिए कहा था, छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा था। नहीं जा रहा मैं कहीं यार, तुम्हें छोड़कर जाऊंगा भी कहाँ। जस्टिन फिर से एनी के पास ही बैठ जाता है तो एनी सो जाती है। ऐसे में जस्टिन उसके बालों में हाथ फेरते हुए एनी के साथ बिताए हुए अपने प्यार भरे खूबसूरत लम्हों को याद करने लगता है, जिसमें एनी अपने कॉलेज के लिए लेट हो रही होती है तो वो जल्दी जल्दी अपनी क्लास की तरफ भागकर जाती है। लेकिन अचानक से वो सामने से आते हुए जस्टिन से टकरा जाती है और फिर बोलती है, ओह नो यार, तुम पागल हो, अंधे हो, दिखता नहीं है? रोज की रोज मुझसे टकरा जाते हो। अरे नजर नहीं आता क्या? एक्सक्यूज मी, टक्कर तुमने मुझे मारी है, मैंने तुम्हें नहीं। हाँ, मेरे पास भी बहुत सारा फ्री का टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। हाँ तो मुझे कौन सा तुमसे बात करने का शौक है, मुझे भी लेट हो रहा है। इस सब के बाद वो दोनों अपने अपने क्लासेस में चले जाते हैं। कुछ टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। उनके कॉलेज में एक फैंटेसी बेस्ड प्ले होने वाला होता है, जिसके लिए म्यूजियम की प्रोफेसर सबसे पहले एनी को प्ले में पार्टिसिपेट करने के लिए पूछती है तो एनी उन्हें हाँ कह देती है। एनी उस प्ले में मेन लीड रोल प्रिंसेस का करने वाली होती है। जैसे ही जस्टिन को इस बात के बारे में पता चलता है तो वो एनी के पास आकर उससे बोलता है, ये क्या कर रही हो तुम? क्या मतलब है, मैं क्या कर रही हूँ? उस प्ले में पार्टिसिपेट क्यों कर रही हो? एक्सक्यूज मी, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? ऐसा कहकर एनी वहाँ से चली जाती है और अपने प्ले की तैयारियां करने लगती है। अगले दिन उनकी म्यूजिक प्रोफेसर उन्हें एक मीटिंग के लिए बुलाती है और उन सभी से कहती है, सुनिए सब लोग, मुझे कुछ बताना है। क्या बात है मैम? हमारे एक स्टूडेंट का एक्सीडेंट हो गया है जो प्रिंस के कैरेक्टर के लिए सिलेक्ट किया गया था। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब कैसी है वो? वो ठीक है, पर डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने के लिए कहा है। तो मैम अब प्रिंस का रोल कौन करेगा? वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर ली है। तो क्या आपको कोई स्टूडेंट मिल गया है? हाँ, मिल गया है और वो है मिस्टर जस्टिन। क्या? जस्टिन? जी, कोई प्रॉब्लम है आपको मिस एनी? अरे प्रॉब्लम तो वो जस्टिन है। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड, तो आज से ही हम रिहर्सल स्टार्ट करेंगे। एवरीवन गॉट इट? यस मैम। इस सब के बाद जस्टिन एनी के पास आता है और फिर उससे बोलता है, मैंने कहा था ना कि तुम क्या कर रही हो, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अगर मुझे पता होता ना कि कुछ ऐसा होने वाला है तो मैं खुद ही पीछे हट जाती। तो अब हट जाओ, किसने रोका है? अगर पॉसिबल होता ना तो खुद ही पीछे हट जाती। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ एक्ट करने का। मुझे भी। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ से मुंह फेरकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने अपने क्लासेस में जाकर बैठ जाते हैं। अपनी क्लास में जाने के बाद एनी सोचती है, इट्स ओके एनी, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, पर हमारे चक्कर में ये प्ले खराब नहीं होना चाहिए। मुझे जाकर उससे बात करनी होगी। एनी जस्टिन के पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जस्टिन एनी को देखता है वो वहाँ से जाने लगता है, मगर एनी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी ओर खींचकर सामने खड़ा कर देती है और फिर उससे बोलती है, मुझे समझ नहीं आता आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरी दिक्कत तुम हो। जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरा दिमाग खराब होने लगता है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, मत देखना, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। जल्दी बोलो। देखो, ये प्ले ना मेरा है ना तुम्हारा।
ये तो हमारे कॉलेज का है ना, इससे हमारे कॉलेज की रेपुटेशन जुड़ी है। अगर हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। प्लीज हम अपनी लड़ाई साइड में रख सकते हैं। तुम कह तो सही रही हो, पर एक बात याद रखना, मैं सिर्फ प्ले और कॉलेज की वजह से यहाँ पर हूँ, और कुछ मत समझ लेना। मुझे जरूरत भी नहीं है। इस सब के बाद वो दोनों प्ले की रिहर्सल में लग जाते हैं। उनको प्रैक्टिस करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। एनी को अब जस्टिन काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा था। उनकी बातें और उसकी हरकतें एनी को अब इरिटेट नहीं किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जस्टिन कॉलेज टाइम से पहले ही आ जाता है और अपनी लाइंस को पढ़ने लगता है। ऐसे में वो एनी के आने का इंतजार भी कर रहा होता है, लेकिन एनी आती ही नहीं है, जिसके कारण वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है। तो वो एनी को ढूंढता हुआ उसके घर चला जाता है। उसके घर पर एनी के पापा गेट खोलते हैं और फिर जस्टिन उनसे कहता है, हेलो अंकल। हेलो, आप कौन? जी मैं एनी के कॉलेज में उसके साथ पढ़ता हूँ। ओह अच्छा। अंकल आज एनी आई नहीं कॉलेज, कहीं गई है क्या वो? नहीं बेटा, वो कहीं नहीं गई, वो घर पर ही है। तो फिर कॉलेज क्यों नहीं आई? उसे पता नहीं है क्या हमारा फाइनल डे आने वाला है? उसे सब याद है बेटा। फिर भी नहीं आई? है कहाँ वो? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। नहीं, तुम उससे नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? बस नहीं मिल सकते। जस्टिन एनी के पापा की एक बात नहीं सुनता और उनके घर के अंदर जाकर एनी का कमरा ढूंढने लगता है। उसे एनी का कमरा मिल जाता है और जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वहीं एनी उसे अंदर आते हुए देख लेती है और फिर उससे पूछती है, जस्टिन तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? ये तो मुझे पूछना चाहिए था तुमसे। ये सब क्या है एनी? हाँ बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये इतना सब कुछ किस लिए? अरे नहीं, वो मेरे पापा को कुछ ज्यादा ही चिंता रहती है, इसीलिए पूरा हॉस्पिटल घर लेकर आ गए हैं। इतने में ही एनी के पापा वहाँ आ जाते हैं और जस्टिन से कहते हैं, झूठ बोल रही है ये। झूठ? लेकिन क्यों? क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। क्या नहीं बताना चाहती? पापा प्लीज रहने दीजिए। तुम चुप रहो। आप बताइए अंकल जी। एनी को ल्यूकेमिया है, ये अपने लास्ट स्टेज में है। क्या? तुमने तो कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया मुझसे। क्या बताती मैं तुम्हें? यही कि मैं मरने वाली हूँ, और वैसे भी तुम्हें बताकर क्या हो जाता? मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, और दुश्मन चाहे जिए या मरे उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है एनी, बहुत फर्क पड़ता है। तुम नहीं समझोगी। तो समझाओ ना मुझे। क्या समझाऊं? कि ये जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी का हर एक पल बहुत ही खास लगने लगता है, या फिर ये कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। एनी जस्टिन की इन सभी बातों को सुनकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो जस्टिन? सच कह रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर मैं कभी कह ही नहीं पाया। जस्टिन ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि एनी को फिर से होश आ जाता है और वो जस्टिन को अपने पास बैठा देखकर उससे कहती है, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। मैं ठीक हूँ। सुनो, मुझसे एक वादा करो कहो। कि मेरे जाने के बाद तुम हमेशा खुश रहोगे और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत खुश रखोगे। कोशिश कर सकता हूँ, वादा नहीं। जस्टिन एनी के वादे को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसके जाने के बाद वो फिर कभी भी किसी से शादी नहीं करता और एनी का किया हुआ वादा और एनी की सारी यादें उसकी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें बन जाती हैं और इन्हीं के साथ वो अपनी जिंदगी को बिताने लगता है। जस्टिन अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करता है और धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वो कड़ी मेहनत करके एक बहुत ही बड़ा ऑक्नोलॉजिस्ट बन जाता है, जिसके बाद वो ल्यूकीमिया से पीड़ित लोगों की मदद करता है। ऐसे ही एक दिन जस्टिन अपना काम जल्दी से खत्म करके माइकल से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। माइकल भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। तभी जस्टिन बोलता है, कैसे हैं आप अंकल जी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। देखो ना, मैं भी कितना पागल हूँ, तुम्हें अंदर आने के लिए ही नहीं पूछा। कोई बात नहीं अंकल जी। इसके बाद माइकल जस्टिन को घर में ले जाता है, साथ ही उसके लिए कुछ खाने को भी बनाता है। खाना बनाने के बाद वो लोग डाइनिंग रूम में जाकर बैठ जाते हैं। तो माइकल जस्टिन से बोलता है, तुम्हें पता है जस्टिन,
मुझे हमेशा से ये लगता था कि प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, पर मैं गलत था। प्यार में कितनी ताकत होती है और प्यार में इंसान कितना बदल जाता है, ये मुझे तुम्हें देखने के बाद पता चला। इसमें मेरा कुछ नहीं है अंकल जी, जो कुछ भी है सब एनी का है। अच्छा अंकल जी, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। इसके बाद जस्टिन वहाँ से अपने घर के लिए वापस चला जाता है तो उसे रास्ते में एक एलिस नाम की लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रास्ते में खड़ी हुई नजर आती है, जो कि अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से किसी गाड़ी वाले से मदद मांग रही होती है, लेकिन कोई भी गाड़ी रास्ते में रुकने का नाम नहीं लेती। तभी जस्टिन उसके पास पहुंचता है और उनसे कहता है, क्या बात है, क्या हुआ है इन्हें? प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मेरी दादी की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। हम कब से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी मदद करने के लिए रुक ही नहीं रहा। आप चलिए, मेरी मदद कीजिए इन्हें उठाने में। लेकिन आप घबराइए मत, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप मेरे साथ चल सकती हैं। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। एलिस जस्टिन के साथ मिलकर अपनी दादी को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां जस्टिन उनका चेकअप करवाता है तो पता चलता है कि उसकी दादी को ल्यूकीमिया है। ऐसे में जस्टिन एलिस के पास जाकर उससे बोलता है, सुनिए, बात ये है कि जी मेरी दादी ठीक तो है ना? अभी तो ठीक है, पर क्या डॉक्टर, साफ साफ बताइए ना। आपकी दादी के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इन्हें ल्यूकीमिया है, ब्लड कैंसर। ये नहीं हो सकता। वो भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है और जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। उसके पीछे से जस्टिन भी वहाँ आता है और उसे शांत करवाने की कोशिश करता है, साथ ही उसे समझाते हुए बोलता है, सुनिए, आप रोइए मत, जिंदगी में ये सब तो चलता ही रहता है। लेकिन मेरी ही जिंदगी में क्यों? आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने दूसरों की जिंदगी में झांक कर नहीं देखा। हमें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। एक बार दूसरों की जिंदगी में भी देखिए, आपसे ज्यादा तकलीफें मिलेंगी आपको। सुनिए, वो खर्चे के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस। एलिस, आप मुझे एलिस बुला सकते हैं। जस्टिन, और आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसके बाद जस्टिन एलिस की दादी को देखने के लिए अंदर चला जाता है। वो कुछ दिनों तक उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखता है। ऐसे ही एक दिन जब वो हॉस्पिटल जाता है तो एलिस की दादी जस्टिन से बोलती है, बेटा, एलिस कहाँ है? दादी जी, मुझे नहीं पता, वो आई नहीं क्या यहाँ पर? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बातें उसके सामने तुमसे नहीं पूछ सकती। कैसी बात है दादी जी? तुम्हारी शादी हो गई क्या बेटा? जी मैं शादीशुदा हूँ। ओह, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब? मैं सोच रही थी अगर तुम अकेले होते तो मेरी पोती के साथ तुम्हारा कुछ हो सकता था। अच्छा, वैसे मैं अकेला ही हूँ। लेकिन अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जी मैंने सच कहा है, लेकिन अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। बहुत प्यार करते हो ना तुम उससे? जी बहुत ज्यादा। आप सुनना चाहेंगी उनके बारे में? इतना सब होने के बाद जस्टिन एलिस की दादी को एनी के बारे में बताना शुरू करता है। तुमने तो कभी मेरे सामने इस बात का जिक्र तक नहीं किया। क्या बताती मैं, यही कि मैं मरने वाली हूँ, और वैसे भी तुम्हें बताकर क्या फायदा होता। मैं तो तुम्हारी दुश्मन होना, और दुश्मन जिए या मरे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, नहीं बहुत फर्क पड़ता है, तुम नहीं समझोगी। तो समझा दो ना मुझे जस्टिन। क्या समझाऊं? ये कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी का हर एक पल बहुत ही खास लगने लगता है, या फिर ये कि मैं पूरे दिन में सबसे ज्यादा खुश तब होता हूँ जब तुम मेरे साथ होती हो। ये तुम क्या कह रहे हो जस्टिन? सच कह रहा हूँ मैं। मुझे ही नहीं पता चला कि कब मुझे तुमसे प्यार हो गया, पर कभी कह नहीं सका। जस्टिन, तुम मुझसे प्यार क्यों कर रहे हो? तुम्हें प्यार के बदले प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। प्यार में कुछ मिले ये जरूरी तो नहीं, मैं बस तुम्हें खुशियाँ देना चाहता हूँ। पर अब मैं इन खुशियों का क्या करूँगी? अब तो मैं प्ले भी नहीं कर सकती। कर सकती हो, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। नहीं जस्टिन, मैं सब कुछ खराब कर दूंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम कुछ खराब कर दो। तुमने मुझे ठीक कर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? और वैसे भी मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं करूँगी ये प्ले, और ये प्ले मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्ले होगा। इस सब के बाद एनी उस प्ले को करती है और वो लोग जीत जाते हैं। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। धीरे धीरे जस्टिन एनी के सपनों के लिस्ट को पूरा करने की कोशिश करता रहता है,
लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना अभी भी पूरा होना बाकी था। ऐसे में जस्टिन उससे पूछता है, एनी, तुम्हारे ज्यादातर सपने पूरे हो चुके हैं, बस एक ही सपना बचा है। वो बता दो ना मुझे कि आखिर कौन सा सपना है जो तुम कतरा रही हो बताने में। एक बात बताओ, फिर मैं वो सपना तुम्हें बता दूंगी। अच्छा ठीक है, पूछो। प्यार करते हो मुझसे? हाँ करता हूँ, तुम जानती तो हो। शादी करोगे मुझसे? जरूर करूँगा। ये जानते हुए भी जस्टिन कि मैं कभी सारी जिंदगी तुम्हारा साथ दे नहीं पाऊंगी, फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे सिवा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। यही है मेरा आखिरी सपना, अब देख लो और इसे पूरा कर दो। आगे बोलो ना, आगे क्या हुआ? तुमने पूरा किया उसका सपना? जी तभी तो मैंने आपसे कहा कि मैं शादीशुदा हूँ। ओह हाँ, सही कहा तुमने। हमारी शादी के अगले दिन वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कमरे के बाहर खड़ी एलिस जस्टिन की सारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही होती है। तो वो कमरे के अंदर आती है और फिर जस्टिन से कहती है, क्या बता रही थी मेरी दादी आपको? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। जरूर मेरी और आपकी शादी की बात कर रही होंगी, क्यों, है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मेरी दादी को मेरी बहुत चिंता है, इसलिए उन्हें जब भी कोई अच्छा लड़का मिलता है तो ये उससे मेरे लिए बात करने लगती हैं। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो कुछ नहीं है, पर लड़का मुझे भी तो पसंद आना चाहिए। आप सही कह रही हैं। वैसे दादी की ये वाली पसंद मुझे भी पसंद है। पसंद को सिर्फ पसंद ही रखिएगा, प्यार मत बनाइएगा। क्यों? इसमें गलत क्या है? आपसे प्यार करना कोई जुर्म है क्या? ऐसी बात नहीं है, पर मैं अपना दिल किसी और को दे चुका हूँ। आपकी शादी हो चुकी है? जी। तो अब कहाँ है आपकी पत्नी? अब वो नहीं है। अकेले कैसे गुजारेंगे फिर आप अपनी जिंदगी? अकेला कहाँ हूँ, एनी की यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। अगर आप चाहे तो मैं आपका साथ दे सकती हूँ इस जिंदगी के सफर में। ये क्या कह रही हैं आप? मैं आपको वो प्यार जिसकी आप हकदार हैं कभी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। वक्त इसी तरह गुजरता जाता है। एलिस की दादी उन्हें छोड़कर चली जाती है और एलिस भी अब जस्टिन के साथ रहने लगती है। जस्टिन उसके साथ शादी तो नहीं करता, लेकिन उसका पूरा ख्याल रखता है, उसकी हर चीज में देखभाल करता है और उसका करियर में भी उसकी बहुत मदद करता है। एलिस भी उसके साथ इसी तरह खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एलिस के लिए सिर्फ उसका साथ ही सबसे ज्यादा मायने रखता था। सिलेंडर घबराते हुए अपने कमरे से निकल रहा था कि तभी ट्विंकल उसे जाते हुए देख लेती है और फिर पीछे से आवाज मारते हुए बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, आपको पता है ना आप मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकते। झूठ? मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ यार, तुम भी ना बस यूं ही सोचे जा रही हो। अच्छा चलिए ठीक है। ओहो, देखा, मैं जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। कैसा काम? आज मैंने नाश्ते में आपका फेवरेट गोभी का पराठा बनाया है। वाह क्या बात है, चलो जल्दी, यहाँ क्या कर रहे हैं फिर हम? ट्विंकल सिलेंडर को पराठे देती है, जो कि सिलेंडर को बहुत पसंद आते हैं और उन्हें खाकर वो ट्विंकल से कहता है, वाह यार बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने हैं ये तो, मन तो कर रहा है तुम्हारे हाथ चूम लूं। अच्छा जी? सच में यार। अच्छा मुझे एक बात बताओ। हाँ पूछो। आपने मेरी पिंक कलर वाली फ्रॉक देखी है? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। सच में? अब मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो पूरा है, लेकिन क्या? लेकिन भरोसे से ज्यादा मुझे यकीन है कि मेरी फ्रॉक के साथ अगर कुछ हुआ तो वो आप ही नहीं किया होगा। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आपके हाव भाव सब बदले हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। चलो मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, आप जाइए, आपसे तो शाम को बात करती हूँ। ओके बाय। सिलेंडर, आज तो तू गया। इसके बाद सिलेंडर ऑफिस के लिए निकल जाता है और पूरे रास्ते बस एक ही बात सोच रहा होता है, यार सिलेंडर, ये तूने क्या कर दिया? तुझे पता है ना कि ट्विंकल को वो पिंक कलर वाली फ्रॉक कितनी ज्यादा पसंद है, तूने फिर भी उसे जला दिया। मुझे तो ये लग रहा है कि उसे इस बारे में पता चल गया है, तभी वो जेम्स बॉन्ड बनी हुई थी। अगर ऐसा हुआ है तो आज तो मेरी खैर नहीं। जैसे मैंने उसकी फ्रॉक जला दी थी, ठीक वैसे ही वो मुझे जिंदा ना जला देगी। नहीं सिलेंडर, तू ये सब मत सोच, क्या पता उसे पता ही ना चला हो। हाँ ऐसा ही हुआ होगा। सिलेंडर जब ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पर उसकी बॉस भी
सेम वही फ्रॉक पहनकर आई होती है जैसी फ्रॉक ट्विंकल की थी और जो गलती से सिलेंडर ने जला दी थी। तो सिलेंडर अपनी बॉस को देखकर खुद ही सोचने लगता है और बोलता है, क्या यार, आज तो हर जगह यही फ्रॉक नजर आ रही है और मेरी धड़कनें बढ़ा रही है। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही फ्रॉक दो जगह मौजूद हो? मुझे अपनी बॉस से पूछना चाहिए इस बारे में। इस सब के बाद सिलेंडर अपनी बॉस के पास जाता है और उनसे कहता है, एक्सक्यूज मी मैम। यस मिस्टर सिलेंडर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। तो फिर क्या बात है, बताइए। एक्चुअली मैम, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये फ्रॉक बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है आपके ऊपर। थैंक यू मिस्टर सिलेंडर। अब बताइए क्या बात है? मैम, मुझे ये फ्रॉक चाहिए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? आप गलत समझ रही हैं मैम। मेरा मतलब ये है कि ऐसी ऐसी फ्रॉक चाहिए मुझे। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मुझे ये कहाँ मिल सकती है? ओह अच्छा, ये बात है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। वैसे आपको यही वाली फ्रॉक क्यों चाहिए? एक्चुअली मैम, मेरी वाइफ के पास भी सेम यही वाली फ्रॉक थी जिसे मैंने गलती से जला दिया। अगर मेरी वाइफ को पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ऐसे कैसे जला दी आपने उनकी फ्रॉक? मैं अपने कपड़े आयरन कर रहा था तो मैंने सोचा कि उसकी फ्रॉक भी आयरन कर देता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था उसे आयरन नहीं करते हैं। जैसे ही मैंने उस पर प्रेस रखी, उसमें तो छेद ही हो गया। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच मैम, मैं आपका एहसान हमेशा याद रखूंगा। अरे कोई बात नहीं, बस मुझे छोटी सी ट्रीट दे देना इसके बदले। जरूर मैम। तो चले? जी जरूर। इतनी बातचीत हो जाने के बाद सिलेंडर और उसकी बॉस फ्रॉक की शॉपिंग करने के लिए मॉल चले जाते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर फ्रॉक्स देखना शुरू करते हैं, लेकिन उसी मॉल में ट्विंकल भी शॉपिंग करने के लिए आई होती है और वो सिलेंडर को किसी लड़की के साथ देख लेती है। पर सिलेंडर को इस बात की कोई भी भनक नहीं होती, जिसके बाद ट्विंकल उन दोनों का दबे पांव पीछा करना शुरू कर देती है। तभी सिलेंडर की बॉस उससे कहती है, ये वाली देखना कैसी लग रही है। ठीक है, पर ज्यादा खास नहीं है। अच्छा, तो ये वाली कैसी लग रही है? ये वाली काफी अच्छी है। तो ये वाली ले लूं मैं? हाँ हाँ, ले लीजिए। वैसे मेरे ऊपर अच्छी लगेगी ना? अरे आपके ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। आप भी ना, बस तारीफ करने का मौका चाहिए आपको तो। अरे आप तो हो ही तारीफ करने लायक। अच्छा जी, और क्या क्या करने लायक हूँ मैं? अब क्या क्या बताऊँ, बताना शुरू किया तो यही रात हो जाएगी। सच में आप बहुत अच्छे हैं सिलेंडर जी, बिल्कुल अपने नाम की तरह। मेरी तो कभी इतनी तारीफ ही नहीं की और इस छिपकली जैसे दिखने वाली की तारीफ किया ही जा रहा है, बस किया ही जा रहा है। आज तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं इन्हें, आने दो। अच्छा सुनो ना, जी बोलिए। वो मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो कुछ खाने चले? हाँ क्यों नहीं, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। आप घर से खाना खाकर नहीं आए थे क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं आया था खाकर, पर क्या है ना कि मेरी वाइफ को खाना ढंग से बनाना नहीं आता, तो खाना खाओ या ना खाओ एक ही बात है। ओह, कितना झूठ बोलते हैं ये। मुझसे कह रहे थे कि मेरे हाथ चूमने का दिल कर रहा है और अब इस छिपकली के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप बोल लो झूठ, सारे झूठ आज निकाल ही दूंगी आपके। ओह, तो ये बात है। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन मैं आपके घर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कहा ना कि आप मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेरे साथ चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलते हैं। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? ये तो इन्हें अपने घर ले जा रही है। मुझे कुछ तो करना होगा, वरना न जाने घर जाने के बाद उनके साथ क्या क्या करेगी। इसके बाद सिलेंडर और उसकी बॉस मॉल से बाहर जाने लगते हैं कि अचानक से ट्विंकल उनके सामने आ जाती है। जैसे ही सिलेंडर ट्विंकल को देखता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं और फिर ट्विंकल उसके करीब आकर उससे गुस्से में बोलती है, क्या चल रहा है ये सब? ट्विंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बात तो आप मुझे बताइए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और आपका ऑफिस यहाँ कब से शिफ्ट हो गया? यार तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे और झूठ मत बोलो, मैं सब सुन चुकी हूँ। अरे आप एक बार इनकी बात तो सुन लीजिए। तुम तो कुछ बोलो ही मत, छिपकली कहीं की। ये तुम क्या कह रही हो ट्विंकल? तुम्हारी तमीज कहाँ चली गई? अच्छा जी, आपको मेरी तमीज दिख रही है और ये जो आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रही थी उसका क्या? तुम मेरी बात तो एक बार सुन लो, फिर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? इतना सब होने के बाद सिलेंडर ट्विंकल को सारी बातें साफ साफ बता देता है
कि आखिर किस तरीके से उसने उसकी पसंदीदा फ्रॉक जला दी थी और फिर अपनी बॉस की मदद लेकर वो उसके लिए वैसी ही फ्रॉक लेने दोबारा मॉल आया था। जिसके बाद सिलेंडर उसे उसकी फ्रॉक देते हुए बोलता है, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, थोड़ा तो भरोसा कर लेती मुझ पर। माफ कर दीजिए मुझे, मैंने आप पर शक किया और आप भी मैम प्लीज माफ कर दीजिए मुझे। इट्स ओके यार, वैसे भी आपने जो किया वो गलत नहीं था, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और के साथ नहीं देख सकती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सिलेंडर और ट्विंकल वापस अपने घर लौट जाते हैं, जहां एक बार फिर से ट्विंकल सिलेंडर से माफी मांगती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है और एक दिन सिलेंडर उसे एक वेकेशन पर ले जाता है और वहाँ पर उसे वो बहुत ही अलग अलग डिजाइन्स की फ्रॉक्स दिलवाता है। इतना ही नहीं, जहाँ सिलेंडर अपनी बीवी ट्विंकल से प्यार जताता है तो वहीं ट्विंकल भी अपने पति पर हमेशा के लिए शक करना छोड़ देती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। अजगर और कोबरा नाम के दो आदमी परिणीता को मारकर रात के घने अंधेरे में शहर से दूर एक जंगल में दफना देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह शाहिद पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पहुँचता है और वो इंस्पेक्टर से कहता है, सर मेरी पत्नी कल से घर नहीं लौटी है, आप प्लीज रिपोर्ट लिख लीजिए। पहले आप शांत हो जाइए और थोड़ा पानी पी लीजिए। सर मुझे पानी नहीं पीना, बस आप मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए, उसकी जान खतरे में है। मतलब क्या है आपका? सर मैं आपको क्या बताऊं, हमारी शादी किन हालातों में हुई है। जो भी बात है आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। सर अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है, पहले आप उसे खोजने के लिए कोई टीम तो भेजिए। ठीक है, मैं अभी एक टीम भेजता हूँ और आप मेरे साथ चलिए, मुझे सब कुछ डिटेल में बताइए। ठीक है सर। शाहिद इंस्पेक्टर को अपनी और परिणीता की पूरी कहानी बताना शुरू करता है। 3 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली गया था। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगे कि चल आज तुझे जन्नत दिखाते हैं, तो वो मुझे वहाँ ले गए। वहाँ? वो तो उस चीज के लिए जाना जाता है। जी सर वहीं। तो तुम वहाँ गए थे? हाँ गया था। आपको देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि आप वैसी जगह पर जाते होंगे। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था कि वो जगह किस चीज के लिए जानी जाती है। तो फिर? मेरे दोस्त मुझे झूठ बोलकर वहाँ ले गए। ओह, ये तो काफी गलत हुआ आपके साथ। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे दोस्त मुझे वहाँ नहीं लेकर जाते तो मुझे मेरी जीवन साथी नहीं मिलती। मतलब? एक्चुअली सर मेरी वाइफ परिणीता एक। ओके मैं समझ गया। तो आप उनसे मिले कैसे? वो भी बाकी लड़कियों की तरह अपने कस्टमर्स को बुला रही थी, पर उसके पास कोई नहीं जा रहा था, तो मैं ही उसके पास चला गया। वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। ओह, तो ये बात है। तो आप दोनों को प्यार कैसे हुआ? आप सुनेंगे हमारी कहानी? हाँ क्यों नहीं, जरूर सुनूंगा। तो बात ऐसी है कि जब मैं उसके पास गया तो मैं बहुत घबरा रहा था। अच्छा, तो डर लग रहा था आपको? हाँ बहुत, मैं बता नहीं सकता। फिर आपने उनसे बात कैसे की? सर बात तो उन्होंने ही शुरू की थी। अच्छा जी, वैसे आपने कहा क्या? सर मैं क्या कहता, मैं तो बस उनकी बातें ही सुनते जा रहा था। इस सब के बीच उस इंस्पेक्टर के वॉकी टॉकी पर एक हवलदार का इनवॉइस आता है, जिसमें एक डेड बॉडी मिलने की खबर होती है। ये खबर सुनते ही इंस्पेक्टर शाहिद को लेकर अपने साथ वहां पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, शाहिद की हालत भी बहुत खराब होती है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। ऐसे में इंस्पेक्टर उस डेड बॉडी को देखते हैं और फिर शाहिद को वहां बुलाकर उससे कहते हैं, जरा एक बार इन्हें देखिए, क्या आप इन्हें जानते हैं? परी। संभालिए अपने आप को शाहिद जी। शाहिद अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। वो परिणीता की बॉडी से लिपटकर रोने लगता है। ऐसे में इंस्पेक्टर उससे बोलते हैं, आप मेरे साथ चलिए। नहीं सर, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी परी को छोड़कर। इंस्पेक्टर शाहिद को जैसे तैसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और कार में बिठा देते हैं, जिसके बाद वो उससे बोलते हैं, शाहिद मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा। मैं कैसे जीऊंगा उसके बिना अब। एक काम करता हूँ, मैं भी मर ही जाता हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। इतने में ही एक हवलदार उनके पास आता है और कहता है, सर एक बार आप बाहर आके देखेंगे? क्यों, क्या हुआ? वो जो बॉडी हमें मिली है ना, ऐसा लगता है उसमें अभी भी सांसें चल रही हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? शायद हम एक बार चलकर देखते हैं। जी जल्दी चलिए। ये सुनते ही तुरंत इंस्पेक्टर और शाहिद दोनों वापस परिणीता के पास जाते हैं, जहां शाहिद उसे अपनी बाहों में उठाकर वापस गाड़ी तक लाता है
उसके ऊपर पानी डालकर उसे होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर तक मिट्टी में दबे होने की वजह से उसे होश नहीं आता, जिसकी वजह से वो लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इसी तरह पूरे 4 घंटे बीत जाते हैं और फिर परिणीता को होश आता है, जहां शाहिद उससे पूछता है, अब कैसा फील कर रही हो तुम? मैं अब ठीक हूँ। मैं यहाँ कैसे आई? मैं तो तुम्हें तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ परी, बताओ मुझे। मैं अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वो दोनों मेरे पीछे पड़े हुए थे। कौन पीछे पड़े हुए थे? अजगर और कोबरा। ये दोनों कौन है और इनके पीछे क्यों पड़े थे? ये दोनों वहाँ के गार्ड हैं। मैंने परी को वहाँ से भगाकर इससे शादी कर ली थी, तभी वो इसे मारना चाहते थे। इसलिए हम दिल्ली छोड़कर या मुंबई में रहने आ गए थे, पर वो परी को ढूंढते ढूंढते यहाँ भी पहुँच गए। और कल जब ये दिन में घर का सामान लेने मार्केट गई थी तो उन्होंने इसे पकड़ लिया होगा। उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। इसका मतलब उन्हें ये लगता है कि उन्होंने परिणीता को जान से मार दिया है और अब वो लोग दिल्ली के लिए निकल चुके होंगे। हाँ, हो सकता है, लेकिन अगर आप शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी लगा दें तो शायद हम उन्हें पकड़ पाएं। आप सही कह रहे हैं शायद। मैं अभी सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देता हूँ। हम उन्हें ज़रूर पकड़ लेंगे और ज़्यादा जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाकर उन्हें पकड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो मेरा फर्ज है। इसी काम के लिए तो सरकार मुझे पैसे देती है। इस सब के बाद इंस्पेक्टर शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर नाकाबंदी करवा देते हैं। इतना ही नहीं, वो हर गाड़ी को चेक करने के लिए भी कहते हैं। ऐसे में अजगर और कोबरा शहर से बाहर जब जाने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस की नाकाबंदी को देखकर वो लोग अपनी गाड़ी घुमा लेते हैं और तभी इंस्पेक्टर की नजर भी उन दोनों पर पड़ती है। इसी बीच वो लोग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, मगर अचानक से उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसके कारण वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर और शाहिद उन तक पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर वो उन्हें पुलिस की टीम के साथ मिलकर वापस पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उनके होश में आने के बाद इंस्पेक्टर उन्हें एक जोरदार चांटा मारकर उनसे पूछते हैं, क्यों? बहुत शौक है ना भागने का। अब बताओ कहाँ जाओगे भागकर? तुझे नहीं पता इंस्पेक्टर, हम कौन हैं? और तुम मुझे नहीं जानते। हमारी बहुत पहुंच है ऊपर तक, तुझे छोड़ेंगे नहीं। और मेरी पहुंच तक तो तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते। साफ साफ बताओ, परिणीता को क्यों मारा? उसने हमें धोखा दिया था तो उन्हें मरना ही था। कैसा धोखा? हमारे धंधे में प्यार करना हराम है, लेकिन उसने फिर भी प्यार करने की हिम्मत की तो हमने उसे मौत के घाट उतार दिया। अच्छा, प्यार किया था तो इसका मतलब मार दोगे क्या? और नहीं तो क्या, हमारे खिलाफ जो भी जानने की हिम्मत करता है हम उसे नहीं छोड़ते। तो अब तुम भी तैयार हो जाओ मौत के घाट उतरने के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर इंस्पेक्टर उन दोनों को कोर्ट में पेश करते हैं, जहां उन पर काफी सारी धाराएं लगाई जाती है और उन दोनों को उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ शाहिद और परिणीता एक बार फिर से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। इस बार शाहिद परिणीता का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखता है और उसे बहुत प्यार करता है। और कुछ ही समय के बाद जब परिणीता बिल्कुल ठीक हो जाती है तो एक दिन शाहिद उसे एक बहुत ही रोमांटिक सा सरप्राइज देता है। साथ ही वहाँ पर उसे प्रपोज करते हुए कहता है, परिणीता, अब हमारी जिंदगी के सारे काले बादल हट चुके हैं, क्यों ना हम दोनों एक बार फिर से शादी कर लें, सारे रीति रिवाजों के साथ, जिसमें मेरा परिवार भी शामिल हो। हाँ शाहिद, मैं तो कब से यही चाहती थी कि मैं और तुम शादी कर लें और हमेशा के लिए एक हो जाए और मैं तुम्हारी दुल्हन बन जाऊं। तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन शाहिद बड़ी ही धूमधाम से परिणीता के घर बारात लेकर पहुंचता है और उससे शादी कर लेता है, जिसके बाद शाहिद के परिवार वाले परिणीता का भी बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। दुर्गा एक बस स्टैंड पर टिकट चेकर के कपड़े पहनकर खड़ी हुई थी और सवारियों के टिकट चेक करके उनको बस के अंदर जाने दे रही थी। थोड़ी ही देर के बाद एक गुजराती नाम की औरत को वो रोकते हुए बोलती है, हाँ मैडम जी, टिकट दिखाओ अपना, टिकट काट के। हम गुजराती, हमका नाही आवत ई टिकट काटना। ई सब काम हमरा बेटा खतरा करत है। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा। खतरा? खतरा का नाम सुनते ही दुर्गा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और जैसे ही वो
पीछे मुड़कर देखती है तो खतरा उसके पीछे ही खड़ा होता है। खतरा उसे गुस्से से देख रहा होता है और उसके हाथों से चालान कॉपी और पेन लेकर वो बोलता है, अच्छा जी, फिर से लोगों को लूटने का काम शुरू कर दिया या कभी छोड़ा ही नहीं। अरे बिटवा, ये कौन है? तुम जानत हो का एका? सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा। हाँ माँ, बहुत अच्छे से। ये एक फ्रॉड लड़की है जो भोले भाले मासूम लोगों को बेवकूफ बनाती है, और इस लड़की ने कुछ महीने पहले मुझे ऐसे ही लूटा था जब मैं रामेश्वरम से दिल्ली आ रहा था। उस रात टिकट टिकट, हाँ भाई टिकट दिखाओ। अरे भैया आपसे बात कर रही हूँ, टिकट दिखाइए टिकट। सर आप भी टिकट दिखाइए। बस 1 मिनट मैडम, अभी दिखाता हूँ। खतरा उसे अपना टिकट दिखाता है, जिसे देखकर दुर्गा बोलती है, अरे अरे सर, आप तो गलत सीट पर विराजमान हैं टिकट काट के। मतलब? जी मेरा मतलब ये है कि ये सीट आपकी नहीं है, ये तो किसी दिक्कत प्रसाद की है जो आपको खाली करनी पड़ेगी टिकट काट के। पर मैडम, मेरे टिकट पर तो यही सीट नंबर है और बोगी भी यही है, तो ये दिक्कत पैसेंजर को कैसे हो सकती है? और कोई आया भी नहीं यहाँ पर अभी तक। एक बात बताइए, टीटी मैं हूँ या आप? टिकट काटना आपका काम है या मेरा? सीट बताने का काम आपका है या मेरा? आए बड़े मुझे समझाने वाले, अरे हम पागल है क्या? अच्छा ठीक है मैम, आप बता दो मुझे, मैं अपनी सीट पर चला जाता हूँ। सीट नंबर 101 S12 में चले जाइए टिकट काट के। खतरा अपना सामान उठाकर वहाँ से अपनी दूसरी सीट के लिए निकलने लगता है कि तभी दुर्गा उसको रोकते हुए उससे कहती है, हेलो मिस्टर, आपको इसी सीट पे रहना है क्या? पर अभी तो आपने बोला मेरी सीट कहीं और है। हाँ तो तुम्हारी सीट कहीं और की जगह यहीं कर देते हैं टिकट काट के, पर जैसा मैं बोलूँगी वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊंगी। यही सीट मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, इतनी रात को दूसरी सीट पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खामखा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, कर देती हूँ मदद, निकालो 500 रुपए। वो किस बात के? पूरी ट्रेन खाली चल रही है। रहने दो मैडम, मैं अपनी सीट पर ही चला जाऊंगा, खामखा 500 रुपए क्यों दूं मैं? इतना बोलकर खतरा अपना सामान उठाकर वहाँ से जाने लगता है और दुर्गा उसे रोककर कहती है, अरे अरे इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? 500 रुपए तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं तो कम कर देती हूँ। वो क्या है ना, सीट का झोलमाल करना थोड़ा रिस्क होता है, अब नौकरी भी तो चली जा सकती है ना हमारी। अगर इतना ही डर है तो करती क्यों है ये झोलमाल? अरे जब सब करते हैं तो हमने भी थोड़ा कर लिया, भला इसमें बुराई ही क्या है? अरे थोड़ा ज्यादा ऊपर की कमाई कर लेंगे तो टिकट काट के। दुर्गा खतरा को अपनी बातों में फांसकर उससे पैसे ठगी रही होती है कि तभी वो देखती है कि खतरा के पीछे एक असली टीटी खड़ा है, जिसे देखकर दुर्गा थोड़ा घबरा जाती है और वो जल्दी से कहती है, खतरा है खतरा है खतरा। हाँ मैडम, मेरा नाम खतरा है, पर मैं 200 ही दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अरे आपको जितना देना है दो, तुमसे बड़ा खतरा तो तुम्हारे पीछे खड़ा है, अगर उनने मुझे देख लिया तो हाय मुझे जेल में डाल देगा इस बार तो पक्का। रुको मैडम, दे रहा हूँ, इसे देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ये टीटी है। इतना बोलकर वो अपने पर्स में से 500 का नोट निकालता है और दुर्गा जल्दी से उसके हाथों में से वो नोट लेकर जेब में रखकर भाग जाती है। तभी ट्रेन रुकती है और दुर्गा जल्दी से ट्रेन से उतरकर भाग जाती है और खतरा उसे जोर जोर से आवाज देता है और फिर बोलता है, ओ हेलो टीटी मैडम, मेरे 300 रुपए तो देती जाओ। मैडम कहाँ जा रही हो? अरे सुनो, हेलो। खतरा उसके पीछे जाने लगता है, पर तभी ट्रेन चल पड़ती है और उसे आवाज देता वो रह जाता है। इतने में असली टीटी उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पास आकर बोलता है, क्या हुआ भाई, किसे आवाज दे रहे हो? कौन पैसे ले गए आपके? अरे किसे आवाज दे रहे हो? पता नहीं कैसा स्टाफ है आपका, एक तो सीट बदलने के पैसे लिए, ऊपर से बकाया भी नहीं दिया है और स्टेशन पर उतरकर चली गई। खतरा उस असली टीटी को सारी बात बताता है और उसकी बातें सुनकर टीटी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, टिकट काट के? अरे तेरा टिकट काट गई वो। भाई वो कोई टीटी नहीं है बल्कि फ्रॉड है, इसी तरह नकली टीटी बनकर लोगों को लूटकर भाग जाती है। आज से पहले भी कई लोगों के साथ यही हुआ है, तुम कोई नए नमूने नहीं हो, आप शांति से सो जाओ, वो नहीं आने वाली अब। मैं छोड़ूंगा नहीं उस लड़की को, दोबारा मिले तो सही मुझे एक बार। भाई बहुत तेज लड़की है वो, मैंने कई बार उसको रंगे हाथों पकड़ा है। अगर इस बार हाथ में आ जाती ना तो उस तेज लड़की को जेल के ही हवाले कर देता।
पर क्या करे, किस्मत अच्छी थी उसकी जो बचकर निकल गई। अपने बेटे के मुंह से दुर्गा की ये सच्चाई जानकर गुजराती हैरान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है, शकल से तो कितनी मासूम लागत है, पर अकल से उतनी ही चालाक बा। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग। सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा। हेलो मिस, जो भी आपका नाम हो, पहले तो मेरे पैसे दो, तभी जाने दूंगा, नहीं तो आज मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। अरे धीरे बोलो ना, क्यों शोर मचा रहे हो? अरे तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी। जोर जोर से बोलकर क्यों भीड़ जमा कर रहे हो? अच्छा, डर लग रहा है? तब डर नहीं लगा था मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। हाँ, आज तो सबको पता चल ही जाएगा कि आखिर तुम हो कौन। उसकी तेज आवाज सुनकर वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है और दुर्गा की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो रोते हुए अपने पर्स में से पैसे निकालती है और उसे देते हुए कहती है, ये पकड़ो अपने पैसे और मुझे बार बार फ्रॉड बोलना बंद करो। तुम्हें पता भी है उस दिन मैं तुम्हारे 300 रुपए तुम्हें देकर ही आती, अगर वो टीटी वहाँ नहीं आता। अरे उसके आने की वजह से मुझे रात में उस स्टेशन पर उतरना पड़ा। मेरा नाम ही खतरा नहीं है, मैं इंसान भी बहुत खतरनाक हूँ, समझी तुम? जो भी हो, मिल गए ना तुम्हें तुम्हारे पैसे और आप सभी लोग जा सकते हैं यहाँ से। अरे कोई मंदिर का प्रसाद बट रहा है क्या जो भीड़ लगाकर जमा हो गए? दुर्गा की बातें सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग चले जाते हैं और दुर्गा भी खतरा के हाथों से अपना पेन और टिकट लेकर बस स्टैंड पर जाकर बैठ जाती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर खतरा और उसकी माँ उसके पास जाकर बोलते हैं, सैया बेदर्दी बा, स्विट्जरलैंड में गर्मी बा, पर बिटिया तुम ई काम काहे करत हो? तुम इतनी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो और ना चाहते हुए भी बोलना पड़ रहा है कि तुम्हारा दिमाग भी बहुत तेज है। थैंक यू, पर मैं इतनी तेज भी नहीं हूँ। अगर होती तब मुझे ये सब न करना पड़ता। मैं भी अपनी लाइफ अच्छे से बिताती, एक अच्छी जॉब करती। थैंक यू मत बोलो, अपनी स्टोरी बताओ कि तुम ये सब अपने परिवार या अपने इस पापी पेट के लिए कर रही हो। ओ हेलो मिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ी लिखी हूँ। वो तो बचपन से मेरा सपना था कि मैं रेलवे में काम करूं, लेकिन कभी मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता या कभी मुझ में कोई कमी निकालकर मुझे बाहर कर दिया जाता या फिर मेरा एग्जाम ही क्लियर नहीं होता। अरे मैं थक गई थी लोगों की बातें सुन सुन के, इसीलिए अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने ये हथकंडा अपना लिया, टिकट काट के। सच में दिमाग बहुत है तुम्हारे पास, पर तुम्हें इसका इस्तेमाल करना नहीं आया सही से। खैर कोई बात नहीं, अब से ये सब मत करना, ठीक है? खतरा उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है और उस दिन से वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही खतरा दुर्गा को अपने कंपनी में जॉब भी दिला देता है। इतना ही नहीं, वो उसे अपने घर में रहने के लिए जगह भी देता है। वक्त बीतता जाता है, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसके बाद गुजराती की रजामंदी से दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।